चलिए, गुड मॉर्निंग। तो पुनः आप सभी का हम लोग का यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में स्वागत है। और आज फिर हम लोग साइंस का जो क्लास चल रहा था ऑप्टिक्स फिजिक्स में, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आज के क्लास में हम लोग पिछला जो लेसन समाप्त किए थे वहां से आगे चलेंगे और आज दूसरा लेसन शुरू हो जाएगा। और इसमें सभी को याद होगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में जो दूसरा गुण था वही दूसरा लेसन ही है। और इस लेसन का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन सभी लोग एकदम ध्यान देंगे। प्रकाश का अपवर्तन, अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन है क्या, यहीं से आज का क्लास शुरू है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका पथ जो है वह बदल जाता है। और पथ बदलने के इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मुड़ना, पथ इसका मुड़ जाता है। पढ़ेंगे किस ओर मुड़ता है, जो अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर। और वही जो मुड़ता है, यह मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम सभी बच्चे का स्पष्ट होगा। और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोग आज आगे जो क्लास समझेंगे, इसके नियम, इसके शर्त, तो हम समझते हैं सभी का क्लियर है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका पथ बदल जाता है। और पथ बदलने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एकदम गर्दा उड़ा दिए आप लोग। चलिए तो ध्यान दीजिए बढ़िया से, अब सुनेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के शर्त। प्रकाश का अपवर्तन का जो शर्त है वही सुनेंगे। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने शर्त हैं तो सभी को पता होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दो शर्त हैं। अब यह दो शर्त क्या है जो समझेंगे। एक शब्द है यदि प्रकाश का किरण सघन से विरल में जाता है, और दूसरा शर्त है यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है। देखिए दोनों शर्त बड़ा बेहतरीन है। एक है सघन से विरल और दूसरा है विरल से सघन। अब इस सघन और विरल माध्यम क्या है जो समझेंगे। इसके लिए हम लोग को माध्यम और प्रकाश का वेग समझना होगा। इस माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, अगर यह हम लोग समझ लेते हैं तो सघन और विरल माध्यम आसानी से समझ लेंगे। जैसे अगर हमने कह दिया हवा या निर्वात, हवा या निर्वात, और हवा या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसी में अगर हम लोग चले हवा या निर्वात के बाद और हम कह दे जल, जल का मतलब पानी, इसमें प्रकाश का वेग 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और फिर पूछ ले कांच, तो कांच में प्रकाश का वेग 2 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। एकदम हम चाहते हैं कि सभी बच्चे स्पष्ट रूप से इस बात को समझें। प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में कितना है तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। जल में कितना है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। और कांच में 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब समझेंगे बढ़िया से। इसमें प्रकाश का वेग यदि अधिक रहेगा तो वह विरल माध्यम होगा, और जिसमें कम रहेगा तो वह सघन माध्यम होगा। यह दिमाग में सेट करिए। जिस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक है वह कैसा माध्यम है, विरल। और जिसमें प्रकाश का वेग कम है वह कैसा माध्यम है तो सघन माध्यम है। और सघन माध्यम और विरल माध्यम
यह दोनों समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और पूछते हैं कि हवा या कांच में कौन सघन है और कौन विरल है, जल्दी से बताइए। हवा और कांच में कौन सघन है? तो अभी चेक किए, हवा में प्रकाश का वेग 3×10⁸ है और कांच में 2। ज्यादा हवा में है और कम कांच में है, तो हवा विरल होगा और कांच सघन होगा। एकदम बढ़िया समझे हैं। इसी प्रकार हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे। हमको लगता है यह कंसेप्ट सही बच्चों का क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसी में थोड़ा कंटिन्यू आगे बात बढ़ाएं और इसको एकदम पढ़ें। अब देखिए, सघन से विरल। अब प्रकाश की किरण सघन से विरल जा रहा है, तो सघन से जब विरल जा रहा है तो देखिए यह जो है जाता ऐसे, लेकिन सघन से विरल जाने के क्रम में यह हमारा अभिलंब है, यह अभिलंब से दूर हो जाता है। और जब विरल से सघन जाता है तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। एकदम बढ़िया ध्यान दिए हैं और इसी पर हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव भी सीखेंगे। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब से दूर हो जाता है, और जब विरल से सघन में प्रवेश करता है तो यह अभिलंब की ओर होता है। एकदम क्लियर। तो एकदम ध्यान दिया जाए यहाँ बढ़िया से। अब देखिए, जब सघन से विरल में जा रहा है तो इसका पथ क्या है? सघन से विरल में जा रहा है तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सघन से विरल में जा रहा है तो इसका सघन से विरल में जब जा रहा है तो हम लोग देख ले, आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति क्या होगा और वेग क्या होगा। तो ध्यान दो अपने से। देखो, सघन मतलब समझाए, अभी तुमको समझाए कि सघन और विरल किसको पकड़ोगे? जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा तो वह विरल होगा, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा तो वह सघन होगा। यदि प्रकाश सघन से विरल जाता है तो वेग वही रहेगा कि बढ़ जाएगा? जल्दी आंसर करो। तो बिल्कुल सही बात है, वेग बढ़ जाएगा। वेग क्या होगा? बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। आवृत्ति क्या होगा? जल्दी बोलो। बढ़िया कंसेप्ट है जी, एकदम बोलना है खाली। आवृत्ति क्या होगा? वेग तो बढ़ जाएगा, आवृत्ति तो ध्यान देना है। आवृत्ति हर केस में अपरिवर्तित रहेगा। आवृत्ति हर केस में, आवृत्ति जब भी बोलेंगे तो 1 सेकंड में कितना बार आगे पीछे होगा, तो टाइम में चेंजिंग नहीं होगा, वही रहेगा। तो आवृत्ति अपरिवर्तित है। तरंगदैर्घ्य बोलिए, जब वेग बढ़ा है तो तरंगदैर्घ्य भी बढ़ेगा, इसीलिए तरंगदैर्घ्य भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पथ बोलिए, अभिलंब की ओर होगा कि अभिलंब से दूर होगा? जल्दी बोलना है। तो अभिलंब से पथ दूर होगा। क्या हमारा सघन से विरल में जाने पर हुआ? कहाँ जाने पर? सघन से विरल में। एकदम बढ़िया कंसेप्ट है। अब यहाँ ध्यान देना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आया है, विरल से सघन में आया है, तो क्या लगता है इसका जल्दी जल्दी बताना है। पथ क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा और आवृत्ति क्या होगा, और साथ में वेग भी बताना है। यह सब क्या होगा, जल्दी बताइए। तो जल्दी बोलो। विरल से सघन में गया, अभी समझाए कि ज्यादा प्रकाश का वेग रहेगा तो विरल और कम रहेगा तो सघन। विरल से सघन में जाएगा तो वेग हमारा हट जाएगा, आवृत्ति अपरिवर्तित है, तरंगदैर्घ्य भी हट जाएगा, और पथ अभिलंब से एकदम साफ नजर आ रहा है कि दूर हो जाएगा, अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो सभी बच्चों को यह कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो, शर्त ऐसे पढ़ा जाता है, यह नहीं कि अभी बस इतना बच्चा ठीक करता है कि सघन से विरल गया, अभिलंब से दूर,
और विरल से सघन गया तो अभिलंब की ओर। तो छोटा बच्चा पढ़ेगा जी, हम लोग कंपटीशन में हैं, बारीकी से एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज। अब चलिए यहाँ से बुद्धि चेक करते हैं, दिमाग कितना है। अब वही दिमाग में अभी प्रश्न दे रहे हैं, और प्रश्न में एक हमने माध्यम रख दिया है कांच, और दूसरा हमने माध्यम रख दिया है पानी, और प्रकाश के किरण को कांच से पानी में भेज रहे हैं। चॉइस 2 है, देखते हैं कितना लोग बताते हैं। इसका पथ होगा अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर। जल्दी बताना है इसका पथ क्या होगा, अभिलंब से दूर होगा, अभिलंब की ओर होगा। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमको पता चल पाए कि क्या सही लिखे। जल्दी जल्दी एकदम कमेंट बॉक्स में टाइप करिए क्या स्थिति है। कांच से पानी में जाएगा तो हम भी समझाएं कि सघन विरल पकड़ना है। पानी में प्रकाश का वेग ज्यादा होता है और कांच में प्रकाश का वेग कम है, तो यह हमारा सघन और विरल जाता ऐसे, लेकिन अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो सही आंसर था चॉइस ए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं, और अगला टॉपिक से ढेर सारा क्वेश्चन बनने वाला है जी। चलिए अब शर्त देख लिए, अब अपवर्तन के नियम को देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, पहले बताया हुआ है अपवर्तन के कितने नियम होंगे, तो सभी बच्चे जानते हैं 2। क्या नियम है सुनेंगे पहले एकदम ध्यान से। यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब है। और पहला नियम देखिए यही कहता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यह एकदम बच्चा वाला है। हम लोग का काम का दूसर का नियम है। सर का नियम अगर समझ गए तो बड़ा बेजोड़ समझ में आएगा। दूसरा कहता है कि आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है। आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आर। आपतन कोण की जया साइन आई और अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है जिसे म्यू से लिखते हैं, और इस म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। इस म्यू को क्या कहेंगे, अपवर्तनांक। और इस नियम को जिसने बताया उस व्यक्ति का नाम स्नेल था, इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। एकदम ध्यान देना है, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक निश्चित नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को देने वाले व्यक्ति कौन थे, स्नेल। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। अब देखिए यहां से एक टर्म निकल के आ रहा है म्यू। म्यू का मतलब है अपवर्तनांक। म्यू का मतलब क्या है, अपवर्तनांक। और देखिए यही म्यू समझना है, यही जो म्यू है, इसी म्यू को हम लोग अभी समझेंगे कि म्यू कहते किसको है, म्यू की क्या कहानी। म्यू अपवर्तनांक है और म्यू का मतलब है बटा भी। म्यू का मतलब क्या है, बटा भी। का मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश का वेग। निर्वात में
प्रकाश का वेग, और भी का मतलब हुआ किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। तो एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को, निर्वात में प्रकाश का वेग और किसी माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, म्यू कहते हैं। अब इस सी बटे वी क्या है जो सुनेंगे, एकदम ध्यान दीजिए। देखो बड़ा आसान है, एकदम लगेगा कि सर अपवर्तनांक तो हल्का है। आगे चल के अपवर्तनांक का टॉपिक चेंज करेंगे, दो प्रकार का होगा, एक होगा सापेक्ष और एक होगा निरपेक्ष। लेकिन अभी आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि जो अपवर्तनांक सीधे सीधे है उसको देख ले, और अगले टॉपिक में अपवर्तनांक का प्रकार देख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यदि हम तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि जल में प्रकाश का वेग, जल में प्रकाश का वेग 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। तो जल्दी से बताओ जल का अपवर्तनांक कितना होगा, जल का अपवर्तनांक क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्या आंसर कर पाओगे? जल का अपवर्तनांक बता पाएगा तू लोग? अगर बता पाता है तो जल्दी से जल का अपवर्तनांक बताओ, और अभी ध्यान देगा बढ़िया से। जो एकदम नहीं समझ रहा है एकदम ध्यान देगा। देखो जब जल में प्रकाश का वेग कहा तो ऊपर लिख देंगे जल, और इसी का देखो भी प्रकाश का वेग बने भी 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यही पूछ रहा है कि म्यू क्या है, तो म्यू बराबर फॉर्मूला सी बटे भी। इसी ध्यान रखोगे, लाइफ टाइम रिचार्ज 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और भी का मतलब है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर 0 गया, काट देंगे तो 1.33 जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 होता है। एकदम क्लियर रखेंगे, जल का अपवर्तनांक कितना होगा? तो 1.33 होगा। अगला क्वेश्चन फिर देख रहे हैं, जल्दी से बोलिए। कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? एकदम जल्दी से आंसर करिए। Connected. कांच का अपवर्तनांक क्या हो? अभी समझाए। कांच का अपवर्तनांक मतलब कांच में प्रकाश का वेग 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो सी लाइफ टाइम रिचार्ज है 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक का मतलब म्यू बराबर भाट, म्यू बराबर फॉर्मूला है सी बटा भी। सी कितना है? 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड और 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बोलो काट देंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा। यह ध्यान देना है, दोनों में वेग है, इसीलिए एक लाइन और सिखाते हैं, यह याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। अपवर्तनांक का SI मात्रक नहीं होता है, SI मात्रक नहीं होता है, यह मात्रक हीन होता है। ये दिमाग में सेट रखोगे, अपवर्तनांक का SI मात्रक नहीं होता है। बाकी एकदम सीधे सीधे
अपवर्तनांक याद रखोगे, माध्यम का हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक में माध्यम है और दूसरा में अपवर्तनांक। एक माध्यम और दूसरा अपवर्तनांक। माध्यम क्या है जो सुनेंगे एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिए। माध्यम में यदि हमने अभी तुमसे पूछा कांच, तो कांच में कितना हो जाएगा 1.5, जल 1.33, हवा में चल दे तो हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, और हीरा में चल दे तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एकदम इतनी बात स्पष्ट होनी चाहिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5, जल का 1.33, हवा का 1, हीरा का 2.42। हीरा का कितना होगा 2.42। एकदम ध्यान दिया जाए, हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42। तो सभी लोग एकदम ध्यान दीजिए, हीरा का अपवर्तनांक 2.4। बोलिए अपवर्तनांक क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला जो टॉपिक समझाने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहता है कांच का एक आयताकार सिल्ली, कांच का एक आयताकार सिल्ली, कांच का आयताकार सिल्ली। अब इस सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया को दिखाना है। यह जो कांच का आयताकार सिल्ली देख रहे हैं ना, इस सिल्ली के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की जो क्रिया है उस क्रिया को दिखाना है। क्या दिखा पाएंगे? तो अभी हम लोग देखते हैं, यह तो कांच हो गया। मान लेते हैं प्रकाश का किरण इधर से आया, तो जहां से आ रहा है ये हवा है और ये है कांच, तो ये अभिलंब होगा। हवा और कांच सघन विरल पहचानना है। हवा में प्रकाश का वेग ज्यादा है तो विरल, कांच में कम है तो सघन। ज्यादा ऐसे, लेकिन कांच में है तो यह क्या होगा, एकदम ध्यान दीजिए बढ़िया से। यह जो है ऐसे जाता, लेकिन यह अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यहाँ मुड़ जाएगा और फिर बाहर निकलेगा, फिर तो बाहर निकलेगा। अब कांच से हवा है तो सघन से विरल हो जाएगा, अभिलंब की ओर ना मुड़ के अभिलंब से दूर हो जाएगा, और ये देखिए डॉट 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 से निकलेगा। किसी माध्यम से प्रकाश का किरण जो अंतिम में निकलता है उसको निर्गत किरण कहते हैं। अंतिम में जो निकलेगा वह निर्गत किरण है, और इधर चलेगा इधर, तो इस साइड में जो किरण चल रहा है यह आपतित किरण है। आपतित किरण और निर्गत किरण और आपतित किरण, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो लंबवत दूरी होता है, इसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। यह भी दिमाग में सेट करेंगे। देखो कितना आसान टॉपिक था, ना आसानी से हम लोग इसको चले। एक कांच का आयताकार सिल्ली लिए और कांच के आयताकार सिल्ली से हवा से हम लोग प्रकाश भेजे, तो हवा विरल हो गया और कांच सघन हो गया, तो अभिलंब की ओर हो जाएगा। इसी को आगे बढ़ा के बाहर निकालेंगे तो यह किरण अभिलंब से दूर होगा। जो अंतिम में निकलेगा वो निर्गत किरण है। अंतिम में निकलेगा वो क्या है, निर्गत किरण। और जो शुरू में आया भटका उसी को जब डायरेक्ट खींचेंगे तो वह आपतित किरण होगा। और निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का जो दूरी, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच का जो दूरी है उसी दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो कांच का आयताकार सिल्ली से तो निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं क्या ऐसा क्वेश्चन बना पाते हैं। एकदम ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हमने यहाँ लिख दिया हवा, यहाँ पानी,
यहाँ पर कांच और फिर हवा। इस बार देखो हमने 4 लेन चला दिया है। 4 लेन का मतलब क्या हुआ, 4 रास्ता चला दिए और प्रकाश के किरण को निकालना है अंतिम रूप से। क्या निकाल पाएंगे? एक बार प्रयास करिए, 10 सेकंड का टाइम दिए, देखते हैं कितना लोग को निकाल पाते हैं। जल्दी से निकालिए, एकदम तेजी में निकालेंगे। चलिए अब ध्यान दें, देखिए हवा से पानी, पानी से कांच, कांच से हवा। तो एक ही बार अंतिम नहीं सोचना है, बीच में भी सोचना है। पहले हवा से पानी, फिर पानी से कांच, कांच से हवा। बोलिए हवा और पानी में हवा विरल और पानी सघन। तो हवा से यह देखिए हम लोग किए क्या, इसको चला दिए कि चलिए, ये अभिलंब हो गया। बोलिए कि जाता ऐसे, लेकिन चूंकि विरल से सघन गया ना, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, यहाँ मुड़ जाएगा और जो अंतिम में निकलेगा उसी पर अभिलंब डालना है। पानी और कांच में, पानी में प्रकाश का वेग ज्यादा है तो यह विरल हो जाएगा, और कांच में कम है तो यह सघन हो जाएगा। अब यह भी जाता ऐसे लेकिन पानी से कांच, तो ये फिर विरल से सघन है, यह फिर ऐसे हो जाएगा और इस पर फिर हम लोग अभिलंब डाल देंगे। इस पर फिर क्या करेंगे, अभिलंब डाल देंगे। अब सुनिए, कांच से हवा, अब सघन से विरल, यह जाता ऐसे लेकिन अभिलंब से दूर हो जाएगा। तो यह देखिए 4 लेन पर भी चलना सीख गए। क्वेश्चन देगा कि प्रकाश का किरण हवा से पानी में प्रवेश करता है, पुनः पानी से कांच में, और कांच से पुनः हवा में प्रवेश करता है, तो उसका पथ किस ओर होगा? तो एकदम बताइएगा, अभिलंब से दूर होगा। चलिए आप सभी का एकदम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को फिर एकदम ईमानदारी से समझा। पूरा हम लोग अगले सेशन के लिए जुड़ेंगे और आप सबका एक बार फिर से वेलकम है VSR अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। यह कॉन्सेप्ट का खजाना है, चूक मत जाना, यही मिलेगा कॉन्सेप्ट का खजाना। चुकना नहीं है, कॉन्सेप्ट के खजाना के लिए यहाँ पहुँचना है और वीडियो को लगातार शेयर करते रहना है, दोस्तों को जगाते रहना है कि चलिए उठिए और पढ़िए। बात समझा कि नहीं? कि सोने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक जागोगे नहीं तब तक कुछ नहीं है। एकदम जाग जाना है और अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एकदम रेस में तेजी से दौड़ जाना है। उठो, जागो और उस समय तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। एकदम भागते रहो, मेहनत करते रहो, एकदम जूझते रहो, संघर्ष करते रहो। कब तक? जब तक जो तुमने ठाना है वह तुमको नहीं मिल जाए तब तक। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत स्पेशल आभार आप सभी का कि आप लोग आज के सेशन से जुड़े हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।